तो आज हम लोग पढ़ेंगे समकालीन कविता। ठीक है, सबसे पहले समकालीन शब्द पर विचार करते हैं। ठीक है, समकालीन का मतलब होता है कि समान समय में यानी जिस समय हम हैं उस समय जो चीज़ होगी वो समकालीन कहलाएगी। ठीक है, यह अर्थ समय सापेक्ष है। समय सापेक्ष का मतलब होता है कि समय के अनुपात में किसी का होना। जैसे आज जो हम हैं और इस युग में जो चीज़ें हैं वो समकालीन होगी। ठीक है, तो पूरा क्रम ही टूट जाता है एकदम, मुझे गुस्सा आता है। तो समकालीन, ठीक है ना। अब यह जो अर्थ हमने लिया ये अर्थ हो गया समय सापेक्ष अर्थ। ठीक है, और अगर हम समकालीन कविता की बात करते हैं तो हम इसके दोनों अर्थ लेंगे। एक तो यह कि युग सापेक्ष या समय सापेक्ष, इसका अर्थ क्या है, और दूसरा युग निरपेक्ष और समय निरपेक्ष अर्थ क्या है। अब इसको समझाएंगे, घबराइए नहीं कि इतने भारी भरकम शब्द हमने प्रयोग कर दिए। ठीक है, आप लोग के लिए तो भारी भरकम ही है, नहीं पासपोर्ट और शर्मा गैस पढ़ेंगे तो ये सब तो लगेंगे कि बम बरस रहा है ऊपर से। ठीक है, इसीलिए कहते हैं ना किताबें पढ़िए। अब समकालीन कविता को हम दो तरह से समझ सकते हैं, एक तो काल सापेक्ष या समय सापेक्ष, युग सापेक्ष, और दूसरा काल निरपेक्ष, समय निरपेक्ष, युग निरपेक्ष। अब इसे एकदम उदाहरण देकर आसान तरीके से समझाते हैं। ठीक है ना। मान लीजिए कि अभी जो कविता लिखी जा रही है वो तो समकालीन कविता कहलाएगी, और ऐसे भी जब समकालीन शब्द का साहित्य में प्रयोग किया जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये मान करके चला जाता है कि भाई ठीक है, हो सकता है कि अभी क्या 2-4 साल या 10 साल या मैक्सिमम लगता है चलो 20 साल, एक युग 20 साल का होता है, मान करके ऐसा चलते हैं कि एक युग 20 वर्ष का है, तो हम समकालीन शब्द में 20 वर्ष के कालखंड को लेंगे ना। मतलब जरूरी नहीं है, लेकिन ये एक समझने का तरीका हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि 20 साल में तो एक युग बदल जाता है, एक नई पीढ़ी तैयार होकर के सामने आ जाती है, ये होता है ना। तो अगर इस हिसाब से हम देखें तो हम कहेंगे कि ठीक है, अभी से जो 20 वर्ष का कालखंड रहा या 20 वर्ष पहले से अब तक का जो कालखंड है, इसमें जो कविता लिखी गई वो समकालीन कविता होनी चाहिए। ये हो गया ना समय सापेक्ष ढंग से समझना समकालीन कविता को। बात समझ में आ रही है? जहाँ नहीं समझेंगे बोलिएगा, लेकिन कंसेप्ट को समझिए। और दूसरा होता है काल निरपेक्ष, समय निरपेक्ष, युग निरपेक्ष। अब ये काल निरपेक्ष, समय निरपेक्ष और युग निरपेक्ष क्या है? एक चीज़ ये बताइए, हम कबीर की कविता को पढ़ते हैं। ठीक है, कबीर दास कहते हैं कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूज पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। और हम इसको पढ़कर इस दोहे को देखते हैं कि अरे आज के समय जो सांप्रदायिकता की इतनी भयानक समस्या है और जिसने पूरे देश को इतना आक्रांत करके छोड़ दिया है, उसके लिए तो ये कविता दोहा जो है बिल्कुल एकदम अभी के लिए सटीक बैठता है। ये चीज़ होती है ना, हम कभी तुलसी की कोई रचना को पढ़ते हैं, मान लीजिए तुलसी का कोई भी है ना, जैसे वो है ना कि कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। अब ये मान लीजिए कि उनकी पंक्तियाँ हैं तो कहेंगे अच्छा नारी की तो स्थिति अभी जो है बिल्कुल तुलसी का ये जो कथन है
उनकी जो पंक्तियां हैं एकदम सटीक बैठती है। नारी तो आज भी पराधीन है और मध्यकाल में भी पराधीन थी। कहेंगे कि नहीं कहेंगे, बताइए। मीरा की कोई पंक्ति उठाते हैं, मीराबाई कहती है कि कोई निंदे कोई बिंदे, मैं तो चलूंगी चालक उठी। निंदा करो वंदना करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो जो सही समझती हूँ मैं अपनी उसी अकुंठ भाव से मैं अपनी चाल चलूंगी, मुझे जो अच्छा लगता हो मैं करूंगी। है ना नारी मुक्ति की बात। तो क्या ये सारी जो पंक्तियां मैंने आपको कही अभी, ऐसा नहीं लगता है कि भाई ये भी तो समकालीन है? जो हमारे अभी के समय की समस्याओं को सुलझाने में सक्षम हो, जो अभी के समय के सच को अभिव्यक्त करने में सक्षम हो, वैसी पंक्तियां अगर 2000 वर्ष पहले की भी होगी, 4000 वर्ष पहले की भी होगी, तो एक तो दृष्टिकोण ही होगा ना, भाई ये क्यों समकालीन नहीं हो सकता है? ये भी तो समकालीन होगा कि नहीं होगा? कहेंगे ना। जिसको हम कहते हैं साहित्य में कि वर्तमान समय में तुलसी की प्रासंगिकता, वर्तमान समय में कबीर की प्रासंगिकता, सूर्य की प्रासंगिकता, तो ये प्रासंगिकता क्या होती है? वर्तमान समय में भी तो जरूरी है। जितनी नीति परक दोहे हैं, क्या हर युग में वो युग सापेक्ष नहीं होते हैं? हर युग में समकालीन होते हैं ना? नहीं होंगे समकालीन? बताइए। कहेंगे, रहीम कहेंगे कि चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिसे कुछ नहीं चाहिए वो ही सहनसा। कि चाह चली गई, चाह नहीं है किसी चीज़ की और चिंता भी नहीं है किसी चीज़ की, मन एकदम मस्त है, बेपरवाह है, किसी की परवाह नहीं है। और फिर कहते हैं कि जिसको किसी भी चीज़ की कामना नहीं है, असली शहंशाह तो वो है, असली राजा तो वो है ना भाई, जिसे कोई चिंता ही नहीं है और जिसके सर पर मुकुट है और जिसकी अदम्य कामना जो है इसे एक क्षण को शांत होने नहीं देती है, वो तो बेचारा है ना, उसे शहंशाह कहेंगे। बताइए। औरंगजेब, इतना लंबा चौड़ा साम्राज्य उसका, लेकिन दक्कन को जीतने के लालच में वो एक क्षण आराम से नहीं बैठा। वर्षों वर्ष तक वो अपनी छावनी और शिविर बना करके वहाँ डटे रहा, और जो कि अंततः उसके खुद के पूरे साम्राज्य के पतन का कारण बनी। और वो शासक जब अकेला होता था तो टोपियाँ सिया करता था। अगर जीवन इतना सार्थक था पूरी दुनिया को जीत लेने में, तो टोपी क्यों सीता था? जिंदगी कहीं ना कहीं तो खालीपन लगती थी ना। और सिकंदर भी तो वैसे ही थे ना, गए तो खाली हाथ गए ना, और कहा कि ताबूत के नीचे दोनों हाथ फैला देना। दुनिया देखे कि जो विश्व विजेता सिकंदर था वो भी दुनिया से गया तो खाली हाथ गया था। और अगर हम इन तमाम चीज़ों के संदर्भ में इन पंक्तियों को पढ़ें कि चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वही शहंशाह, तो आप कहेंगे कि नहीं ये तो युग सापेक्ष है, सार्वकालिक पंक्तियां हैं, इसे कालखंड से क्या लेना देना है, इसे वर्तमान और अतीत और भविष्य से क्या लेना देना है। ये पंक्तियां तो हर समय उपयोगी है। तो क्या ये पंक्तियां समकालीन कविता नहीं मानी जानी चाहिए? मानी जानी चाहिए ना, कि नहीं मानी जानी चाहिए? बताइए। मानी जानी चाहिए ना। और कोई आज के समय में ऐसी कविता लिखे कि जाति प्रथा बहुत अच्छी चीज़ है, भेदभाव होना चाहिए, धर्म के नाम पर हिंसा करो, औरतों की पढ़ाई लिखाई छुड़वा कर घर में बंद कर दो, आप कहेंगे कि ये समकालीन सोच है? कहेंगे ये समकालीन सच है, समकालीन कविता है, समकालीन साहित्य कहेंगे आप? अगर विचार ऐसे हो तो बांग्लादेश में देखें 20,000 लोगों ने रैलियां की, मतलब जो कट्टरपंथी जुड़े हुए। क्यों? क्योंकि स्त्रियों को आज़ादी का वो विरोध कर रहे हैं। नए विधान में स्त्रियों को जो आज़ादी दी जा रही है उसका विरोध कर रहे हैं कि इन्हें बराबरी का दर्जा न दिया जाए। वो क्या समकालीन सोच है? अफगानिस्तान में जो हो रहा है समकालीन सोच है? नहीं ना, नहीं है ना। और मान लीजिए कि आज से 5,000 वर्ष पहले कहीं लिखा गया कुछ और वहाँ पर स्त्री की आज़ादी की बात की जाती है,
रामायण में अगर स्त्री की, रामचरितमानस में आज़ादी की बात की, तो आप कहेंगे ना कि भाई ये समकालीन सोच है, ये समकालीन कविता है कि नहीं। तो ये दो चीज़ें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। एक तो समकालीनता या समकालीन जो शब्द है, जो अवधारणा है, जो विचार है, जो सोच है, दो तरह से अभिव्यक्त हो सकती है। एक तो युग सापेक्ष रूप में, दूसरा युग निरपेक्ष रूप में। युग सापेक्ष, समय सापेक्ष, काल सापेक्ष जब होगी तो हम इसे कालखंड या समय से मानेंगे, ईस्वी सन वर्ष से मानेंगे, दशक से मानेंगे। लेकिन अगर यह अवधारणा युग निरपेक्ष है, काल निरपेक्ष है, समय निरपेक्ष है, तो वह जो समकालीनता होगी वो जुड़ी होगी विचार से, वो जुड़ी होगी सोच से, वो जुड़ी होगी चिंतन से। ठीक है, तो हम समकालीनता का दोनों तरह से अर्थ ले सकते हैं, युग सापेक्ष भी, युग निरपेक्ष भी, समय सापेक्ष भी, समय निरपेक्ष भी, काल सापेक्ष भी और काल निरपेक्ष भी। कुछ समझ में आई बात? क्लियर हुआ? नहीं? फिर से बताओ, कहीं दिक्कत है तो बताइए, पूछिए। सवाल नहीं करते हैं, अच्छा नहीं लगता है पढ़ाते हैं तो। अनामिका तू नहीं पूछती है कुछ, रजनी भी नहीं पूछती है कुछ, हाँ तू है ना रजनी, तो ये भी नहीं पूछती है, कोई नहीं पूछता है मुझसे कुछ। खुशी भी नहीं पूछती है, अब मैं नाराज हो जाऊंगी। पूछना चाहिए ना, जो मन में सवाल उठे पूछिए, जिस तरह के भी सवाल हो पूछिए, उठपटांग भी लगते हैं ना बोलिए। क्लासरूम के भीतर नहीं बोलेंगे ना, बाहर कहाँ से कॉन्फिडेंस आएगा। ये क्लासरूम आपके लिए ना एक जगह है, यहाँ पर अपने आप को अभिव्यक्त करना बेझिझक बिना डर के सीखिए, ताकि जब यहाँ से बाहर जाए ना, इंटरव्यू देने जाएं, लोगों के बीच में जाएं, किसी मंच से बोलना पड़े तो अंदर की झिझक खत्म हो जाए। ठीक है ना, ये झिझक खत्म करिए यहाँ पर। इसलिए कहीं बोल नहीं पाएंगे, आता रहेगा नहीं बोल पाएंगे, सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, होंगे सेलेक्ट, सारा ज्ञान सारा नॉलेज है, लेकिन वहाँ पर तो व्यक्तित्व देखा जाएगा ना। रिटन एग्जाम में तो आपके ज्ञान की परीक्षा हो गई, लेकिन पर्सनैलिटी टेस्ट होता है ना इंटरव्यू में, और वही फेल कर जाएंगे। कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आप एक्सप्रेशन पावर ही नहीं है, समझ रहे हैं ना। प्रत्युत्पन्न मति जो बोलते हैं वो नहीं है, सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। सेंस ऑफ ह्यूमर भी तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अरे एक दिन में ये डेवलप नहीं होती है पर्सनैलिटी। रिटन टेस्ट में कितना भी अच्छा कर लो, पर्सनैलिटी टेस्ट में फेल तो फेल हो जाएंगे। बात समझ रहे हैं ना। इसलिए थोड़ा सा एक्सप्रेस करिए अपने आप को, जहाँ मौका मिले बोलिए बिना झिझक, डरने का नहीं है, क्योंकि सामने वाले को समझे मूर्ख है, मूर्ख बैठा है, क्या दिक्कत है, मतलब इंक्लूडिंग मी, मुझे लेकर के। ठीक है ना, बोलिए क्लास में। तो अच्छा नहीं लगता है, कभी भी कुछ बोलते आप लोग नहीं, चुपचाप सुनते रहते हैं। ये हो गई ना समकालीनता। चलिए अब यहाँ से थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। अब अगर हम हिंदी साहित्य में बात करते हैं, ठीक है, हिंदी साहित्य में समकालीन कविता का क्या अभिप्राय है। हिंदी साहित्य में हम समकालीन कविता किसे कहेंगे, और साथ ही साथ कि हिंदी साहित्य में समकालीन कविता कब से कब तक है। क्या अभी जो लिखी जा रही है कविता वो भी समकालीन कविता है। आज से 20 वर्ष पहले से जो कविता लिखी जा रही है और आज तक, क्या इस 20 वर्ष के कालखंड को ही हम समकालीन कविता कहेंगे। और इस हिसाब से तो अगर हम कहें तो 2005 से लेकर 15 और 15 से लेकर 24-25, 2004 के बाद की कविता को ही क्या समकालीन कविता हम माने, अगर 20 वर्ष का कालखंड लेकर चले तो। आखिर समकालीन कविता है क्या, ये थोड़ा सा पेचीदा सवाल है। पेचीदा सवाल इसलिए है क्योंकि ये खुद ही स्पष्ट नहीं है, और न स्पष्ट होने की बहुत सारी वजहें हैं, बहुत सारी वजहें। लेकिन इसको थोड़ा सा हम समझाएंगे स्टेप बाय स्टेप इसलिए क्योंकि प्रयोगवाद और नई कविता तो मैंने आपको समझाया, लेकिन नई कविता के बाद से लेकर अब तक का जो समय है, हम देखते हैं हिंदी साहित्य की जो काव्य यात्रा है, जो कविता का इतिहास रहा है काव्य लेखन का, उसमें हम देखते हैं कि कोई एक नाम अलग से नहीं दिया गया है ना। सारी चीज़ें स्पष्ट
उतनी नहीं है, या कहिए कि अच्छी तरह से उसको अलग अलग खानों में नहीं बांटा गया है। हम आधुनिक कविता कहते हैं तो 1850 से लेकर अब तक की कविता को हम आधुनिक कविता ही कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं जी। हालांकि उत्तर आधुनिकता का दौर 1960 से ही पाश्चात्य साहित्य में आ गया था, और हमारे यहाँ भी 1980 के बाद तो उसका असर दिखता ही है। लेकिन तब भी हम देखते हैं कि हम उत्तर आधुनिकता नहीं कहते हैं, हम आधुनिक साहित्य ही कहते हैं ना। आधुनिक काल, आधुनिक कविता, आधुनिक साहित्य ऐसे ही कहते हैं ना। क्या कोई नया नाम दे पाए हैं? नहीं ना, दी है नहीं। यानी कि आधुनिक कविता में हम भारतेंदु की कविता को भी ले लेंगे, और आधुनिक कविता में अगर आज की तारीख में कोई लिख रहा है, एकदम अद्यतन कविता कोई लिख रहा है, समझ गए ना, उसको भी हम ले लेंगे। लंबा कालखंड हो जाता है ना, समझ रहे बात को। और इसी तरह से अगर हम समकालीन कविता शब्द को हम देखते हैं तो 3 तरह की विचारधारा सामने आती है। पहली तो ये कि 1960 के बाद से जो कविताएं लिखी गई, जिसको हम साठोत्तरी कविता कहते हैं, 1960 के बाद से जो हिंदी कविताएं लिखी गई उसको हम साठोत्तरी कविता कहते हैं। और सामान्य धारणा यह मान करके चलती है कि साठोत्तरी कविता जो है ना, यही तो है समकालीन कविता। हम दोनों को पर्याय के रूप में प्रयोग करते हैं। साठोत्तरी कविता और समकालीन कविता शब्द जो है, इसको हम पर्याय के रूप में प्रयोग करते हैं। और आम तौर पर यही कहा जाता है कि जो साठोत्तरी कविता है वही समकालीन कविता है। ठीक है। बोतल तो बड़ा सुंदर है, कहाँ से लिए? बहुत अच्छा बोतल है, गिरते गिरते बच गया, नहीं सुसाइड कर रहा था, पकड़ लिया खुशी ने इसे। हाँ, बोतल भी सुसाइड करने लगते हैं, नहीं? तो ये हो गया समकालीन कविता, समझ रहे ना। 60 के बाद की कविता होगी ना साठोत्तरी कविता। 1960 से लेकर के जो कविताएं लिखी गई, 61 से मान लीजिए कि जो कविताएं लिखी गई वो तो आपकी साठोत्तरी कविता हो गई ना जी। 60 के बाद की कविता साठोत्तरी कविता। एक और मत मान करके चलते हैं, कुछ विचारधारा जो आलोचकों की एक मान्यता है, आलोचकों का एक वर्ग जो है वो यह कहता है कि नहीं, 60 के बाद की कविता तो ठीक है, उसमें परिवर्तन आता है, लेकिन 75 के आसपास, यानी कि जब आपातकाल देश में लगाया जाता है, तब से एक दूसरा दौर शुरू होता है। और क्या उस समय की कविता को समकालीन कविता मान ले? एक यह विचारधारा भी मानकर चलेगी। आलोचकों का कुछ 1-2 धड़ा यह भी कह सकता है, या हम भी ऐसा मान सकते हैं कि भाई 1980, 1980, 1980 से समकालीन कविता मानी जा सकती है। क्यों? बताएंगे एक एक करके इसके पीछे विचारधारा क्या है। और एक विचारधारा यह हो सकती है कि नहीं, 1990 के बाद जब सोवियत संघ का विघटन होता है, जब रसिया टूटता है, और जब जो बोलते हैं ना द्विध्रुवीय विश्व जो था, जिसका 2 केंद्र हुआ करता था, एक केंद्र था अमेरिका और दूसरा केंद्र था रसिया, वह जो 2 ध्रुव बने हुए थे विश्व व्यवस्था के, वो एक ध्रुवीय हो जाते हैं ना। रसिया के टूटने के साथ एकमात्र विश्व स्तर की ताकत जो रह जाती है वो रह जाती है अमेरिका, जो आज तक है। तो यह भी एक सोच है कि जब सोवियत संघ का विघटन होता है, जब मार्क्सवाद असफल होता है, जब मार्क्सवाद और पूंजीवाद के बीच किसी प्रकार का वैसा कोई द्वंद्व या मतभेद नहीं रह जाता है, और पूरे विश्व में केवल और केवल एक ही व्यवस्था कायम हो जाती है, पूंजीवाद और पूंजीवाद, जिसके लिए कई पश्चिम के चिंतकों ने कहा ना, क्या कहा? इतिहास का अंत हो गया, इतिहास का अंत हो गया, कविता का अंत हो गया, कवि का अंत हो गया, पुस्तकों का अंत हो गया। अंत थोड़ी होता है जी, अंत नहीं होता है। अभी भी जितनी पुस्तकें आपकी ऑनलाइन आती है ना,
उससे को तो मुझे लगता है कई गुना ज़्यादा ऑफलाइन, मतलब कि आपकी प्रिंट फॉर्म में आती है, प्रिंट फॉर्म में पुस्तकें छप रही है, तो अंत नहीं हुआ ना, ठीक है। और किसने कहा था, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है ना, इतिहास का अंत हो गया। आगे चल कर के अभी उन्होंने कुछ वर्ष पहले उन्होंने अपनी उस अवधारणा का खुद ही खंडन किया कि नहीं, इतिहास का अंत नहीं हुआ था। अगर इतिहास का अंत होता तो ये सवाल पूछा जाता है कि इतिहास का अंत होता तो फिर जो ट्विन टावर्स थे ना अमेरिका में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो ट्विन टावर्स था, उस पर हमले कैसे हो जाते? इतिहास का अंत होता तो इराक में इतना युद्ध कैसे होता? कहीं ना कहीं प्रतिरोधी ताकतें हैं ना जो अभी भी सक्रिय हैं। जब तक प्रतिरोधी ताकतें होती हैं, आप ये नहीं कह सकते हैं कि इतिहास का अंत हो गया तो व्यवस्था का अंत हो गया, ऐसा नहीं होता है, समझ रहे हैं ना। तो अमेरिका को चुनौती दी गई, अमेरिका को चुनौती आज भी दी जा रही है ना। हम कैसे कह दें कि भाई वो यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया है, जबकि अमेरिका को पूरा का पूरा विश्व चुनौती देने के लिए तैयार है। गुट बना रहे हैं लोग, नहीं बना रहे हैं जी। एशिया वाले एक तरफ हो रहे, पूरा यूरोप एक तरफ हो रहा है। छोटे छोटे देश सब अपने अपने प्रयास में लगे हुए हैं कैसे अपने आप को मजबूत करें, ठीक है। तो खैर ये तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। तो इस तरह से जो मैंने आपको 4 कालखंड बताए ना, एक तो मैंने कहा कि 60 के बाद की कविता, 60ठोत्तरी कविता। दूसरा मैंने कहा कि भाई जब आपातकाल लागू हुआ उस समय की कविता। तीसरा मैंने कहा कि जब 1980 के बाद। और चौथा मैंने आपको कहा कि 90 के बाद की जो कविता आई, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा समझते हैं। जो 74-75 आपातकाल की बात कर रहे हैं ना, उसको आप ऐसे भी ले सकते हैं कि मतलब कि 70 के बाद से ही वो परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा अलग अलग करके समझाएंगे, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से इसलिए सुनिए क्योंकि वो किताब में एक जगह है नहीं इस तरह से, ठीक है ना, एक जगह नहीं है कहीं। मतलब जो किताबें आपके पास है, नगेंद्र की किताब हो चाहे रामचंद्र शुक्ल की, मैं होगी किताबों में, लेकिन जो किताब आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं उसमें इस तरह से नहीं, एक जगह नहीं है। तो अब यहाँ पर देखिए कि जब नई कविता का दौर आया, प्रयोगवाद की विरोध में नई कविता आई, या आप विरोध नहीं भी कहेंगे तो हम ये कहेंगे कि प्रयोगवाद का विकास हुआ नई कविता में। और नई कविता में आकर के अनास्था, हताशा, निराशा, कुंठा, औद्योगिक सभ्यता का विरोध, मशीनों का विरोध, ठीक है ना, ये सारी प्रवृत्तियां उस समय आई। और आदमी के भीतर का अकेलापन, हताशा, निराशा, ये तमाम चीज़ें थी। और इन सब की अभिव्यक्ति का चरम रूप जो होता है, अनास्था का जो चरम रूप होता है, वो अकविता में होता है। अकविता सुना है? अकविता शब्द नहीं सुना ना। और अकविता ही सिर्फ नहीं है, देखिए 60 के बाद जो कविताएं लिखी गई ना, उसमें छोटे बहुत सारे आंदोलन हुए। युवा लोग थे ना, युवाओं में बहुत हताशा और निराशा थी, व्यवस्था से बहुत शिकायतें थी, उनका जो गुस्सा था, उनका जो आक्रोश था। 2 चीज़ें यहाँ पर है। एक चीज़ तो यह कि यह जो युवा वर्ग के लोग थे ना, कविता के जो कवि थे युवा वर्ग के, उसमें आपके राजकमल चौधरी, लीलाधर जगूड़ी, कुंवर नारायण, ज्ञानेंद्र पति, ठीक है, और भी बहुत सारे कवि हैं, मुझे नाम याद नहीं है, वेणुगोपाल, ठीक है ना, ये इस तरह के बहुत सारे कवि आए। अब 60 के बाद के ये जो कवि आए, एक तो युवा वर्ग के सब थे और इनके भीतर व्यवस्था के प्रति बहुत विरोध था। लेकिन खासियत यह थी कि इन लोगों ने किसी विचारधारा का सहारा नहीं लिया। इन लोगों ने ये नहीं कहा कि भाई हम मार्क्सवाद को लेकर के हम अपने भावों को अभिव्यक्त करेंगे, या हम इस तरह के माओवादी विचारधारा को, समाजवादी विचारधारा को, लोकतांत्रिक मूल्यों को, नक्सली सोच को नहीं। उन्होंने कहा नहीं, किसी भी विचारधारा, किसी भी सोच को लेकर के इन युवा कवियों ने कविताएं नहीं लिखी।
इन लोगों ने सीधे सीधे जो समस्याएं थी उसको बिना किसी मत या विचारधारा के चश्मे के देखा, बिना किसी मत या विचारधारा के चश्मे के देखा। मैं किन की बात बता रही हूँ? 60 के बाद के कवियों की बात समझ रहे हैं ना? जो मैंने आपको पढ़ा दिया है ना, नई कविता तो पढ़ाया ना, 54 से लेकर 59 तक, 54 से 59 तक मैंने बता दिया था ना, वहाँ पर मैंने छोड़ा था और वहाँ से फिर मैंने इधर आपको पकड़ा। अब चूंकि इतनी सारी ये अलग अलग नाम, जो छोटे छोटे आंदोलन हुए, जैसे अकविता आंदोलन है ना, युयुत्सावादी कविता, युयुत्सावादी कविता, सर्वोदयी कविता, सनातनी कविता, बिटनिक पीढ़ी की कविता, भूखी पीढ़ी की कविता, समझ रहे ना, और भी ढेर सारे नाम, शमशानी कविता, श्मशानी, शमशान तो श्मशानी कविता, ऐसी कविता, नक्सली कविता, न जाने कितनी तरह की कविताएं आई, तरह तरह की किस्म किस्म के आंदोलन। और उसकी वजह ये थी कि इसमें से कोई भी आंदोलन टिक ही नहीं पाया ना। और इतने सारे बिखरे हुए जो ये सब आंदोलन थे, तो इसको कोई एक नाम देना था कि नहीं देना था? देना था ना। तो क्या नाम दिया गया? साठोत्तरी कविता। अब समझ में आई बात? ये जितने छोटे छोटे आंदोलन कविता के, जो अल्पजीवी आंदोलन थे, अल्पायु थे, उठे और समाप्त हो गए, कोई स्थायी प्रभाव नहीं छोड़ पाए, तो इन सब को मिलाकर के हमने क्या कर दिया? साठोत्तरी कविता। राजकमल चौधरी की कविता, दुष्ट, समझ रहे हैं ना, ये सारे बहुत सारे कवि थे। तो ये साठोत्तरी कविता आपकी हुई, और ये कविता का जो ये दौर चला ये था। ठीक है, अलग अलग फिर बताएंगे, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, हल्का फुल्का आगे बढ़ते बढ़ते फिर पहले तो हम ये कविता का कालखंड, फिर उस समय की राजनीति को बताएंगे, और फिर एक एक समय की जो कविता का कैसी कविताएं लिखी गई उस पर बात करेंगे। ठीक है, अब ये हो गया। इसके आगे और हम देखते हैं जो कविता आंदोलन चला। ठीक है, यह जो कविता आंदोलन था, नाम से लगता है कि भाई इसमें कविता थी ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नाम से ऐसा लगता है कि भाई ये अराजक पीढ़ी की कविता है, भूखी पीढ़ी, बिटनिक पीढ़ी, हाँ, आवागार्दी कविता, समझ रहे? तो लगता है कि नहीं, ये इसमें कोई बड़ी सोच नहीं थी, या एक अराजकतावादी, अराजक सोच। अराजक समझते हैं क्या होता है? अराजक शब्द बार बार सुनते हैं। अराजक का मतलब समझते हैं? अराजक का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार के कानून, नियम, बंधन, व्यवहार के नियम, परंपरा, रीति रिवाज, स्थापित संस्थाएं, मान्यताएं, सोच, चिंतन, दर्शन, विचार, किसी को भी हम नहीं मानेंगे। करेंगे क्या? क्या करेंगे? अरे जो मुझे अच्छा लगेगा वो करेंगे, मुझे जो समझ में सही आ रहा है उसको सही बोलेंगे, जो गलत लग रहा है वो गलत बोलेंगे हम। बात समझ में आ रही है ना? ये होती है। और अकविता में कुछ ऐसी प्रवृत्तियां थी, लेकिन अकविता में ऐसा नहीं है कि कवि अराजक थे। यहाँ पर ये चीज़ थी कि जो मैंने आपको कहा ना, कि किसी भी दर्शन या विचार को लेकर के, किसी राजनीतिक विचारधारा को लेकर, किसी वाद को लेकर के इन्होंने यह सच्चाई को देखा नहीं, और ये अपने समय, अपने समाज, अपने देश और इन तमाम परिस्थितियों को भली भांति समझ रहे थे, और इनके भीतर बहुत गुस्सा था। और गुस्से की सबसे बड़ी वजह थी कि व्यवस्था के प्रति इनके भीतर बहुत ज़्यादा गुस्सा था, नेताओं के प्रति गुस्सा था, उनकी नीतियों के प्रति गुस्सा था, उस भ्रष्ट राजनीति के प्रति गुस्सा था, राजनीति का जो अपराधीकरण हुआ था, अपराध का जो राजनीतिकरण हुआ था। राजनीति का अपराधीकरण समझते हैं? जब ये अपराधी तत्व संवैधानिक पदों पर पहुंच जाते हैं, वो हुआ ना राजनीति का अपराधीकरण। एमएलए बन गए, एमपी बन गए, हाँ, 40% से तो ज़्यादा अभी भी जिनके खिलाफ चार्जशीटेड जो लोग हैं, वो लोग हैं ना, जिनके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज है, वो लोग हैं, अभी भी हैं कि नहीं? ठीक है। और जेल से भी लोग सरकार चलाते हैं, जेल से निकल कर भी सरकार चलाते हैं, और जेल जाने तक फिर सरकार चलाते रहते हैं।
ये है ना राजनीति का अपराधीकरण। और अपराध का राजनीतिकरण क्या होता है बताइए? अपराध का राजनीतिकरण होता है कि जो विशुद्ध अपराधी हैं, जो एकदम अपराध का क्षेत्र है, आप उसको राजनीति में ले आए। मान लीजिए कि किसी क्रिमिनल से, किसी गुंडे से या किसी डॉन से आपने फंडिंग की, अपनी चुनाव रैली की फंडिंग करवाई, अपना खर्च निकाला, ठीक है, तो उस अपराध को तो आप राजनीति में ले आए ना। फिर आप जब चुन करके जाएंगे तो आप तो उसके हक और हित के लिए करेंगे तो कि नहीं करेंगे? बोलिए, अपराध का राजनीतिकरण हुआ कि नहीं हुआ? ये जो साठ गांठ है माफिया डॉन की, पार्टियों से, नेताओं से, यह है ना अपराध का राजनीतिकरण। ये दोनों चीज़ें हो रही थी। और प्लस भ्रष्टाचार चरम पर, तस्करी, लूट खसोट। उस समय के सिनेमा नहीं देखे? 60 के दशक के सिनेमा, सोने की तस्करी हो रही है, काला बाजारी हो रही है, होर्डिंग हो रही है, नहीं देखा है? तो उस समय का सिनेमा देखिएगा। तो ये एक ऐसी स्थिति बन गई थी ना जिसमें जनता के पास कोई उपाय ही नहीं बच रहा था। जनता एकदम लाचार थी। और जब इन कवियों ने ना, कविता के कवियों ने जब ऐसी परिस्थिति को देखा तो ऑटोमेटिक स्वाभाविक तौर पर उनके मन के में भीतर जो क्रोध है, जो गुस्सा है, वो फूट पड़ा। और लगता है कि भाई ये कविता के कवि इन्होंने जो भी अगर अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को भी लिखा ना तो उसे भी युग की समस्या से जोड़ कर लिखा। और राजकमल चौधरी कहते हैं कि वियतनाम में बम गिरने का जो दर्द है और मेरी हड्डियों में जो दर्द है, दोनों एक ही है। समझ रहे? दोनों एक ही है। तो इन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख दुख को, अपनी समस्या को, अपने कष्ट और अपनी पीड़ा को ऐसे अभिव्यक्त किया कि वो देश, समाज, युग, काल, परिवेश, विश्व सबसे जुड़ करके आया। समझ रहे हैं ना? तो ये हो गया। इसके बाद अगले लगेगा 2-4 क्लास तो लगेगा समझाने में। समझ पा रहे हैं कि नहीं